लक्ष्मी जी आ Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए अब लेक्चर की शुरुआत लास्ट लेक्चर के प्रोग्राम से करते हैं। आपको मैंने कोड दिया था, इंश्योरेंस वाला दिया था। अब उस कोड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जो आज अपन को डिस्कस करनी है। तो पहले वो प्रॉब्लम और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो इसी कोड के कंटेक्स्ट में समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बना के दे रहा हूं। आप मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइएगा। स्टार्ट करें। तो आपको ये जो टाइटल लिखा है 10 मिनट बाद इसका मतलब भी समझ में आने लग जाएगा। ठीक, अभी मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख रहा हूं, है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये प्रोग्राम ही नहीं बनेगा ढंग से। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। मैंने एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा। शुरुआत एज यूजुअल 2 हेडर फाइल्स के साथ की। मेन में आए, मेन में आकर एक इंटीजर वेरिएबल लिया मैंने एज। 2 कैरेक्टर वेरिएबल्स मैंने लिए जेन और स्टेटस, जो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने लिए हैं। हमें 3 इनपुट्स लेने हैं ना इस कोड में। ठीक है, एफ फ्लश है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी है, एफ फ्लश। तो हमें यूजर से 3 इनपुट लेने हैं, राइट। तो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा प्रिंटफ एंटर योर एज। इनपुट लेने के लिए स्कैनफ लिखा। स्कैनफ में कहा %d एड्रेस ऑफ एज। फिर मैंने प्रिंटफ में कहा एंटर योर जेंडर। ऑप्शंस यूजर को जेंडर में M और F के दिए, और जो भी जेंडर यूजर ने चूज करा स्कैनफ से उसको भी स्कैन करा %c यूज करते हुए। और फिर कहा मैंने एक और बार प्रिंटफ में एंटर योर मैरिटल स्टेटस, जिसमें ऑप्शंस मैंने दिए Y/N। स्कैनफ से स्कैन करा एड्रेस ऑफ ST, और इसके बाद सबको प्रिंट करा दिया बाय सेइंग योर जेंडर इज योर एज इज %d, कॉमा योर जेंडर इज %c, कॉमा योर मैरिटल स्टेटस इज %c, कॉमा एज, कॉमा जेन, कॉमा ST। बताइए, जितना बोर्ड पे दिख रहा है समझ आ रहा है कोड आपको? और इसके बाद मैंने प्रोग्राम पॉज कर दिया। आ रहा है समझ में कोड? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इस प्रोग्राम को रन करने पर इसका आउटपुट क्या आएगा? इसको जब मैं रन करूंगा तो ये प्रोग्राम स्क्रीन पे क्या आउटपुट देगा? तो अगर आप सी पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगा कि इस प्रोग्राम में कहीं कोई दिक्कत है। सही कह रहा हूं? आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगा कि इस प्रोग्राम में कहीं कोई प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगेगा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। 3 इनपुट्स मांगे जा रहे हैं, तीनों इनपुट्स लेगा और उन्हें एक एक करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। ऐसा ही लग रहा है ना? है ना? आप देखिए ये प्रोग्राम एक्चुअल में कैसे काम करेगा।
इसका बिहेवियर देखकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे अगर फर्स्ट टाइम आप सी पढ़ रहे हैं तो। देखिए कैसा बिहेव ये कोड करेगा। मैं पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूं, पूरी थ्योरी सुनाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों बताऊंगा, फिर इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं। स्टार्ट करें। अब देखिए इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। अगर ये हम मान लें आपकी कंसोल विंडो है, तो आपका प्रोग्राम सबसे पहले यूजर से कहेगा एंटर योर एज। अब आप बताइए, आप इतने दिन से स्कैनएफ यूज कर रहे हैं, जब भी प्रोग्राम में स्कैनएफ आता है प्रोग्राम पॉज होता है, प्रोग्राम रन टाइम पे पॉज होता है ना। प्रोग्राम वेट करता है कि यूजर इनपुट प्रोवाइड करे। तो एंटर योर एज के बाद प्रोग्राम पॉज हो गया, इंतजार करा कि यूजर इनपुट दे। मान लीजिए यूजर ने एज दी 24, स्ट्राइक करा एंटर। अगर मैं आपसे पूछूं अब क्या लगता है इस प्रोग्राम को क्या करना चाहिए एज लेने के बाद, तो जितने स्टूडेंट्स इस समय क्लास में हैं सब एक ही बात बोलेंगे, सर अब इसको जेंडर लेना चाहिए। हाँ ना, क्या कहते हैं, सही कह रहा हूं ना मैं? आपकी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि प्रोग्राम अब जेंडर लेगा, लेकिन गौर कीजिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ बहुत ही अलग बिहेवियर कोड आपको देगा। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे आपका प्रोग्राम बोलेगा जरूर एंटर योर जेंडर, ऑप्शंस भी देगा आपको M/F के, लेकिन इसके तुरंत बाद कहेगा एंटर योर मैरिटल स्टेटस। इसके तुरंत बाद आपका प्रोग्राम कहेगा एंटर योर मैरिटल स्टेटस। यानी इस प्रोग्राम का आउटपुट देखकर एक बार तो आप चौंक जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मैंने जेंडर का स्कैनएफ मिस तो नहीं कर दिया। आपको ऐसा लगेगा कहीं जेंडर का स्कैनएफ भूल तो नहीं गया मैं। जब कोड में लौट कर आप देखेंगे बकायदा जेंडर का स्कैनएफ लगा होगा, लेकिन प्रोग्राम को एंटर योर जेंडर के बाद रुक कर जेंडर लेना चाहिए, लेकिन ये आपका प्रोग्राम नहीं करेगा। वो एंटर योर जेंडर के कंटिन्यूएशन में तुरंत कह देगा एंटर योर मैरिटल स्टेटस। ऐसे कहेगा जैसे दोनों प्रिंटफ एक के बाद लगातार आपने लिख दिए। उसके बाद प्रोग्राम आपका मैरिटल स्टेटस लेगा और फिर अकॉर्डिंगली आगे का काम करेगा। कहने का मतलब प्रोग्राम में लगे कितने स्कैनएफ हैं? प्रोग्राम में लगे 3 स्कैनएफ है। वेरी गुड। कितनी वैल्यूज इसको इनपुट लेनी चाहिए? 3 लेनी चाहिए, लेकिन ये लेगा कितनी? ये लेगा सिर्फ 2 वैल्यूज। ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की प्रॉब्लम है। ठीक, तो आज हम सीखेंगे ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये प्रॉब्लम कब कब आती है, और कैसे पता चलेगा मुझे कि प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम आने वाली है, एंड फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या है। ऐसा क्या करा जाए कि ये प्रोग्राम वही करे जो इसे करना चाहिए, यानी प्रॉपर तरीके से तीनों इनपुट्स ले। लग रहा है दिखने में तो कोड बिल्कुल परफेक्ट है, 3 स्कैनएफ हैं, 3 प्रिंटएफ हैं, हर एक प्रिंटएफ से मैसेज और हर एक स्कैनएफ से इनपुट चलना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है मैसेज तीनों प्रिंटएफ देंगे, बट इनपुट पहला और तीसरा स्कैनएफ लेगा, दूसरा स्कैनएफ इनपुट के लिए नहीं रुकेगा। बताइए प्रॉब्लम समझ आई? ठीक है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो मैंने नहीं समझाया है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है वो समझाया है आपको। आगे बढ़े। अब इससे पहले कि अपन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट ये प्रॉब्लम हमारे कोड में आई क्यों, क्या गलत हो रहा है कोड में कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, सो यहां मैं नोट्स में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, द कोड विल बिहेव वेरी abnormally. It will accept age, but it will not accept gender. Further, it will accept marital status. Gender नहीं लेगा, but age और marital status लेगा. This is how this code is behaving, और यही है हमारे इस कोड की
प्रॉब्लम। अब बात करते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आई। Why is the code behaving in this way? This is the question जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले दो वोकैबुलरीज समझनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है इसमें से एक वोकैबुलरी तो आपको आती है। बताइए, आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे आपसे दो वर्ड्स डिस्कस करने हैं। पहला वर्ड है पेरिफेरल, दूसरा वर्ड है बफर। दोनों सुने आपने? अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हैव यू हर्ड दीज टू वर्ड्स, पेरिफेरल एंड बफर्स? ओके, बताइए व्हाट आर पेरिफेरल्स? कंप्यूटर साइंस में व्हाट आर पेरिफेरल्स? वेरी गुड। ऑल IO devices, not only devices, all IO devices which are connected to your machine are called as peripheral. IO समझते हैं? IO समझते हैं? I for input, O for output, right? So keyboard peripheral है, कीबोर्ड पेरिफेरल है, मॉनिटर पेरिफेरल है, मॉनिटर पेरिफेरल है, कैमरा पेरिफेरल है, कैमरा वीडियो को कैप्चर करता है। तो जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर में कुछ रीड करते हैं या कंप्यूटर से कुछ प्रोड्यूस करते हैं, सब के सब अपने आप में पेरिफेरल्स कहलाते हैं। ओके, चलिए, मतलब ये वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डेटा सेंड या रिसीव करते हैं। दे ईदर सेंड और रिसीव द डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। That is why we call them peripherals. अब नेक्स्ट वर्ड आता है बफर। एनी गेसेस, बफर क्या होता है? खूब देखते होंगे आप बफर को। जब इंटरनेट पे वीडियो देखते हैं, इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो वीडियो बफर हो जाता है, राइट? इंटरनेट पे कोई साइट विजिट करते हैं तो ब्राउजर उस साइट को बफर कर लेता है, कैश कर लेता है। बिल्कुल कैलाश, ऑलमोस्ट यही है। बफर रैम का टेम्पररी एरिया होता है। इट इज रैम्स टेम्पररी एरिया, जहां पर थोड़ी देर के लिए डेटा रुकता है जब वो कंप्यूटर में जा रहा है या कंप्यूटर से आ रहा है। आई रिपीट, बफर आपके कंप्यूटर की रैम का वो टेम्पररी एरिया होता है जहां कंप्यूटर में जाते हुए और कंप्यूटर से आते हुए डेटा टेम्पररी तौर पे रुकता है। क्लियर हुआ? चलूं आगे? ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों बातें हमारे प्रोग्राम को कैसे इफेक्ट कर रही हैं। तो ये समझने के लिए कि ये हमारे प्रोग्राम को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, प्रोग्राम को दोबारा कॉपी करते हैं और चलते हैं एक डिफरेंट एंगल से इस प्रोग्राम को समझने के लिए। एक नए तरीके से अब आपको इसकी वर्किंग मैं समझा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो बताइए, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो आपके कंप्यूटर की रैम में कितने बाइट की स्पेस रिजर्व होगी? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, छोटा सा सवाल है। 4 बाइट, वेरी गुड। 2 बाइट एज के लिए, ठीक है, 1 बाइट जेंडर के लिए और 1 बाइट मैरिटल स्टेटस के लिए। ऐसे ही होगा? बिल्कुल ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए जो स्कैनएफ फंक्शन है ये इनपुट कहां से लेता है? ये जो स्कैनएफ फंक्शन है ये इनपुट लेता है तो अपन सब जानते हैं, है ना। ये इनपुट कहां से लेता है? तो हम नॉर्मली बोलते हैं कीबोर्ड से। हाँ हाँ बिल्कुल सही, यूजर से लेता है, बट कौन से डिवाइस से लेता है? तो हम नॉर्मली बोलते हैं कीबोर्ड से लेता है। बट याद रखिएगा, टेक्निकली स्कैनएफ कीबोर्ड से इनपुट नहीं लेता है। स्कैनएफ इनपुट
कीबोर्ड के बफर से लेता है। scanf इनपुट कीबोर्ड के बफर से लेता है। मतलब आपकी रैम के अंदर एक बफर होता है, राइट? मैंने आपसे कहा था, अब भी कहा है 2 मिनट पहले, जितने आईओ डिवाइसेस होते हैं, जितने पेरिफेरल्स होते हैं, सारे पेरिफेरल्स का मेमोरी के अंदर एक बफर होता है। हर डिवाइस कंप्यूटर में डेटा भेजते वक्त या कंप्यूटर से डेटा लेते वक्त एक टेम्पररी एरिया ऑफ रैम का अपने लिए यूज करता है, और वो टेम्पररी एरिया ऑफ रैम कहलाता है बफर। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये आपके कीबोर्ड का बफर है। कीबोर्ड से ये बफर कैसे कनेक्टेड है वो भी डायग्राम से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यह है आपका एक्चुअल कीबोर्ड, आपका फिजिकल कीबोर्ड डिवाइस। ठीक है, ये बैठे हैं सुंदर से आप इस कीबोर्ड को यूज करते हुए। ठीक है, चलिए, अब आपने अगर कभी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में देखा हो तो कीबोर्ड से एक वायर निकलती है। लैपटॉप पे तो कीबोर्ड लैपटॉप की बॉडी के अंदर होता है। डेस्कटॉप पे आपने अगर कभी देखा हो पर्सनल कंप्यूटर्स पे, तो कीबोर्ड से एक वायर निकलती है। कभी देखा आपने वो वायर कहां जाकर प्लग इन होती है? कभी देखा है वो वायर कहां जाकर प्लग इन होती है? वो वायर आपके सीपीयू बॉक्स के बैक एरिया में प्लग इन होती है। वो वायर आपके सीपीयू बॉक्स के बैक एरिया में प्लग इन होती है, और जहां वो प्लग इन होती है उसको हम लोग बुलाते हैं PORT पोर्ट। जहां ये वायर जाकर प्लग इन होती है उसको बुलाते हैं पोर्ट, और ये पोर्ट आपकी रैम से कनेक्टेड होता है, राइट? ये पोर्ट आपकी रैम से कनेक्टेड होता है, और जहां जाकर ये रैम में कनेक्ट होता है उसी एरिया को हम लोग बुलाते हैं बफर एरिया। उसी एरिया को अपन लोग बुलाते हैं बफर एरिया। ये डायग्राम क्लियर हुआ? शुरू करें अब? ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कीबोर्ड से आप जो जो कीज प्रेस करेंगे, छोटी से छोटी की, चाहे फुल स्टॉप प्रेस करें, स्पेस बार प्रेस करें, कुछ भी करें, वो सारा डेटा इस वायर से, इस पोर्ट से होता हुआ इस बफर में आकर डिपॉजिट होगा। याद रखिएगा ये बात, तभी आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी। शुरू करें अब प्रॉब्लम का एनालिसिस। आप देखिए इस प्रोग्राम का बिहेवियर क्या है। ये आपका कंसोल विंडो। सबसे पहले बताइए, बफर खाली है? इनिशियली बफर खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीन पे लिखकर आया एंटर योर एज। जो आपका पहला वाला स्कैनएफ है उसने देखा तो उसे बफर एम्प्टी दिखा। जब जब स्कैनएफ को बफर खाली दिखता है, एम्प्टी दिखता है, स्कैनएफ प्रोग्राम को पॉज कर देता है, इस इंतजार में कि बफर में कुछ आए तो वो उस डेटा को कैप्चर करे। आई रिपीट, जब जब स्कैनएफ यूजर से इनपुट लेता है वो बफर चेक करता है। अगर बफर उसे खाली दिखता है तो वो रुक जाता है इस इंतजार में कि डेटा अभी आया ही नहीं है, डेटा आए तो वो उसको स्कैन करे। इसलिए हमेशा जब आप स्कैनएफ लगाते हैं आप देखते हैं प्रोग्राम को स्कैनएफ रोक देता है ना, क्योंकि स्कैनएफ को डेटा बफर में दिखता नहीं है, बफर उसे खाली दिखता है। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर यूजर की उम्र 24 साल है, अगर यूजर की उम्र 24 साल है तो वो कितनी कीज प्रेस करेगा अपनी एज देने के लिए? गलत, 3 कीज प्रेस करेगा। 2 नहीं, 3 करेगा। 3 कैसे करेगा? 24 का 2, 24 का 4, और आप भूल रहे हैं स्कैनएफ एंटर के बिना आगे नहीं बढ़ता ना, तो यूजर एंटर भी दबाएगा, राइट? अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए बफर में क्या क्या गया, तो मैंने आपसे पहले ही कहा है सब कुछ जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। अब सब कुछ में 2 भी है, 4 भी है, और यूजर द्वारा प्रेस करा गया एंटर भी है। ठीक है, और सारी मुसीबत की जड़ अभी 10 मिनट में आप देखना, ये एंटर ही है। सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कत ये एंटर ही क्रिएट कर रहा है। तो बफर में 2, 4 और एंटर जाकर स्टोर हुए। दूसरी बात गौर से सुनिएगा, सी लैंग्वेज के लिए 2 इंटीजर है, हाँ के ना? है ना? 4 इंटीजर है, राइट?
लेकिन एंटर सी की नजरों में कैरेक्टर होता है। सी लैंग्वेज की नजरों में एंटर की कैरेक्टर डेटा की तरह होती है। जैसे ए बी सी होते हैं, ऐसे एंटर होता है। समझ रहे हैं? राइट। तो यहां जाकर क्या स्टोर हुआ? एंटर को सी में क्या बुलाते हैं? एंटर को सी में अगर आप भूले ना हो तो \n बुलाते हैं। यही बुलाते हैं ना सी में। तो बफर के अंदर 2 गया, बफर के अंदर 4 गया और बफर के अंदर \n गया। ठीक है। अब आइए जरा स्कैनएफ के पास। थोड़ा सा अपना पुराने लेक्चर्स याद कीजिए और मुझे बताइए ये %d कौन है? %d कौन है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और ये %d क्या पढ़ता है? सब कुछ, सब कुछ पढ़ता है। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल सब नहीं, सिर्फ इंटीजर पढ़ता है, सिर्फ इंटीजर पढ़ता है। तो मैं यहां अच्छे से लिख रहा हूं बोल्ड में, रीड्स ओनली इंटीजर्स वैल्यूज। ठीक है। आप मुझे बताइए 2 इंटीजर है ना, 4 इंटीजर है ना, और \n भी इंटीजर है? नहीं, \n कैरेक्टर है। तो ये वाला स्कैनएफ क्या करेगा? ये 2 को बफर से निकाल लेगा। ध्यान दीजिएगा, बफर से 2 निकल जाएगा, बफर से 4 भी निकल जाएगा, लेकिन बफर में याद रखिएगा रह जाएगा एंटर। ये वाला जो स्कैनएफ है, ये जब अपना काम करना शुरू करेगा तो ये बफर से 2 को निकाल लेगा, बफर से 4 को निकाल लेगा, पर बफर में रह जाएगा एंटर। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ठीक। अब ये 2 4 तो एज में चले जाएंगे 24 बन के। ठीक है, क्योंकि आपने स्कैनएफ में एज लिया हुआ है। अब बताइए बफर खाली है कि बफर में कुछ है? कुछ है, बफर खाली नहीं है, बफर में पड़ा हुआ है एंटर। अब जब प्रोग्राम आपका आगे बढ़ेगा और अगला वाला प्रिंटएफ मैसेज देगा एंटर योर जेंडर, ठीक, जिसमें ऑप्शंस आपने दिए हैं एम और एफ, राइट। सेकेंड वाला स्कैनएफ शुरू करेगा अपना काम। जब सेकेंड वाला स्कैनएफ बफर को देखेगा तो बफर ब्लैंक है या बफर में \n है? \n है। और सी के लिए \n क्या होता है? सी लैंग्वेज के लिए \n क्या होता है? आप मानते हैं कैरेक्टर होता है। सी लैंग्वेज को \n कैरेक्टर दिखता है, राइट। और ये जो स्कैनएफ में %c लगा है, ये कैरेक्टर ही स्कैन करता है ना। तो बस इन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा। %c को लगता है मुझे कैरेक्टर चाहिए, \n कहता है मैं कैरेक्टर ही तो हूं, तो %c इस धोखे में कि ये यूजर का जेंडर है, \n को पढ़ लेगा, \n को पढ़ लेगा। अकल तो है नहीं इसको कि \n जेंडर नहीं हो सकता, लॉजिक तो होते नहीं है, राइट। तो ये जेंडर के अंदर डाल देगा \n। यानी जो अभी हमें 15 मिनट पहले लग रहा था कि स्कैनएफ नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। स्कैनएफ चल तो रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला स्कैनएफ है वो फर्स्ट वाले स्कैनएफ के बचे हुए \n को अपना इनपुट मानने की गलती कर रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात आप? वेरी गुड। आप मुझे बताइए बफर वापस खाली हो गया? बफर वापस खाली हो गया, तो इसलिए आपका प्रोग्राम फिर यूजर से मैरिटल स्टेटस लेने के लिए रुका, क्योंकि बफर स्कैनएफ को ब्लैंक दिखा। कहने का मेरा मतलब, जब जब बफर में \n रह जाएगा और इत्तफाक से अगला स्कैनएफ %c का स्कैनएफ होगा, तो ये स्कैनएफ धोखे से अननोइंगली इस \n को स्कैन करके ये सोचेगा कि इसने इनपुट ले लिया है। पूरी लाइन फिर बोल रहा हूं मैं, जब जब बफर में \n रह जाएगा और इत्तफाक से कोइंसिडेंटली अगला स्कैनएफ %c का है, तो ये स्कैनएफ धोखे से \n को अपना इनपुट मानकर स्कैन कर लेगा। और मैं बहुत प्रेशर दे रहा हूं, स्कैनएफ %c ही ऐसा करता है। अगर आपको लग रहा है सर हम लोग जेंडर की जगह सैलरी ले रहे होते, तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं आती। क्यों? क्या बफर में \n तब नहीं होता? होता। लेकिन याद कीजिए सैलरी %c से स्कैन नहीं होती,
सैलरी स्कैन होती परसेंटेज डी से, परसेंटेज एफ से, परसेंटेज यू से, और ये सब के सब एंटर को डिस्कार्ड कर देते हैं। ये सब के सब एंटर को इनपुट की तरह नहीं देखते। ये समझते हैं एंटर हमारे काम का नहीं है, ये एंटर को इग्नोर करके यूजर से इनपुट लेते हैं। परसेंटेज सी बेचारा इतना भोला भाला है, इतना सीधा साधा है कि उसको जो मिल जाता है बफर में वो उसी को अपना इनपुट मान लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपके जैसा, बिल्कुल सही। ठीक है, बढ़े आगे। प्रॉब्लम समझ में आई सबको? ठीक है, हाँ बिल्कुल दिखेगा शैला, बहुत बढ़िया बात आपने कैप्चर की है। अभी देखना प्रोग्राम का आउटपुट मैं आपको दिखाऊंगा। अब बता दो शैला कहां दिखेगा इफेक्ट, ये भी बता दो। चलो, बहुत अच्छी चीज आपने पकड़ी, बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, आउटपुट में बैकस्लैश एन का इफेक्ट दिखेगा। कहां दिखेगा? कहां कहां? प्रिंट एफ में कहां? यहां दिखेगा। ये जो जेंडर है ना, ये नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो जाएगा। आप देखना, जेंडर की एक तो वैल्यू नहीं दिखेगी, जेंडर की वैल्यू नहीं दिखेगी क्योंकि बैकस्लैश एन की वैल्यू दिखती कहां है? उससे तो कर्सर नीचे आता है। आप बताओ मुझे, मैंने इस प्रिंटएफ में कहीं बैकस्लैश एन लगाया है? मैंने इस प्रिंटएफ में कहीं बैकस्लैश एन अपने हाथों से लगाया है? नहीं ना। फिर भी आप देखना, इस आखिरी प्रिंटएफ का आउटपुट 2 लाइनों में आएगा। समझ रहे हैं? है ना? इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको। ठीक है, फिर इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। प्रॉब्लम समझ आई सबको? अब ये भी समझ में आ गया प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब बचता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, और कब कब आएगी। मैंने तीनों आपको बता दिया। सबसे पहले बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? परसेंटेज सी वाला स्कैनफ बैकस्लैश एन को स्कैन कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। ओके, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि बफर में एंटर बचा रह गया है और स्कैनफ परसेंटेज सी उसे इनपुट मान रहा है। और ये प्रॉब्लम कब कब आएगी? ये प्रॉब्लम कब कब आएगी? जब जब स्कैनफ परसेंटेज सी लगेगा, और वो किसी स्कैनफ के बाद लगेगा, ये प्रॉब्लम आएगी। जब जब परसेंटेज सी का स्कैनफ किसी दूसरे स्कैनफ के बाद लगेगा, ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, देखिए आप इसका प्रैक्टिकल। सेम कोड में लिख रहा हूं, दोनों हेडर फाइल्स अटैच करी। मेन लिखा, अंदर एक इंटीजर एज, कैरेक्टर जेंडर और स्टेटस। स्क्रीन क्लियर। प्रिंटफ में कहा मैंने एंटर योर एज, स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एज। फिर एक प्रिंटफ एंटर योर जेंडर m/f scanf परसेंटेज सी कॉमा एड्रेस ऑफ जेन। फिर एक प्रिंटफ एंटर योर मैरिटल स्टेटस, उसमें फिर लिखा मैंने मैरिड हो तो y, अनमैरिड हो तो n, scanf परसेंटेज सी एड्रेस ऑफ st। और फिर इस लास्ट वाले प्रिंटफ पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने कहा योर एज इज परसेंटेज डी, परसेंटेज डी के बाद मैंने कॉमा लगाया, योर जेंडर इज परसेंटेज सी कॉमा योर मैरिटल स्टेटस इज परसेंटेज सी, एज जेन एस टी। तीनों को प्रिंट करा, गेट ch से प्रोग्राम को पॉज करा। कोड क्लियर है? सेम कोड है जो मैंने बोर्ड पे दिखाया था आपको, देख पा रहे हैं? ठीक, अब इसका एग्जीक्यूशन भी देखिए।
कैसे ये कोड आपके प्रोग्राम में आधे अधूरे इनपुट्स लेगा। कोड रन हुआ, ठीक। सबसे पहले एज डिमांड करी, मैंने एज डाली 34। अब देखिए एंटर स्ट्राइक करते ही क्या होगा, चेक करिए, लिखा हुआ जरूर आ रहा है एंटर योर जेंडर, बट प्रोग्राम इस बात का मौका ही नहीं दे रहा मुझे एज अ यूजर कि मैं जेंडर दे पाऊं। ठीक है, अब मैंने मैरिटल स्टेटस टाइप करा एन। आप आउटपुट पे नजर डालिए, कुछ दिख रहा है आपको जो इस बात को साबित कर रहा हो, इस बात का इशारा हो कि जेंडर में \n है। ठीक, देखिए दिखना ये चाहिए, जेंडर के बाद अच्छी खासी जगह स्क्रीन पे है। योर जेंडर इज मैसेज के बाद अगर आप कंसोल को देखें ढेर सारी स्पेस है, बट फिर भी देखिए आउटपुट नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जेंडर के अंदर क्यों हो गया, जल्दी जवाब दीजिए। यस, क्योंकि जेंडर के अंदर स्टोर्ड है \n। हुआ क्लियर? बढ़े आगे, चलिए। तो अब प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब बात करते हैं इस समस्या का निवारण कैसे करा जाए। राइट, सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम तो क्लियर हो गई क्लियर सबको प्रॉब्लम। अब सी लैंग्वेज का कहना है अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप कुछ ऐसा करिए, आ रहे हैं शैला, उस पर भी आ रहे हैं, वो पॉइंट भी लेता हूं मैं अभी। ठीक है, सी लैंग्वेज कहती है आप कुछ ऐसा करिए कि इससे पहले कि ये %c वाला स्कैनएफ चले, उससे पहले ये जो बफर में \n बच गया है वो बफर हम क्लीन कर दें। अगर किसी तरह से बफर की सफाई कर दी जाए, बफर को क्लीन कर दिया जाए %c वाले स्कैनएफ से पहले, तो आप मानते हैं वो प्रोग्राम को रोक कर यूजर का इनपुट लेगा। जब उसे बफर में कुछ मिलेगा ही नहीं तो उसे प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा। ठीक, अब बताइए मुझे CLR SCR किसे क्लीन करता है? ये भी क्लीन करता है ना, ये भी क्लीन करने का काम करता है ना। वेरी गुड, ये क्लियर करता है कंसोल को। ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बफर को क्लियर नहीं कर सकता। अगर आपको बफर क्लियर करना है तो सी ने इसके लिए एक सफाई कर्मचारी रखा हुआ है। सी के पास एक सफाई कर्मचारी है जिसके हाथ में झाड़ू पोछा रहता है हमेशा, और इस सफाई कर्मचारी का नाम सी का एक फंक्शन है जिसका नाम है flush। आप इसको बोलिए, ये आपके लिए बफर को क्लीन करेगा। बट अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो मैंने आपसे कहा था हर पेरिफेरल का अपना बफर होता है। मैंने आपसे कहा था ना, हर पेरिफेरल का अपना बफर होता है। मॉनिटर का, कीबोर्ड का, स्कैनर का, कैमरा का, सबका बफर होता है। आप बताइए आपको किसका बफर क्लीन करना है? आपको किसका बफर क्लीन करना है? आपको कीबोर्ड का बफर क्लीन करना है, राइट। तो flush कहता है मुझे जब आप कॉल करें तो पैरेंथेसिस के अंदर बफर का नाम बताएं कि मैं कौन से बफर को क्लीन करके आऊं। तो हमें इस बफर को क्लीन करना है, और आप अपना फर्स्ट प्रोग्रामिंग लेक्चर याद कीजिए। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लेक्चर, जिस दिन पहली बार मैंने आपको stdio का मतलब बताया था। क्या आपको याद है stdio में stdi क्या है? क्या है stdi? स्टैंडर्ड इनपुट। वेरी गुड। और स्टैंडर्ड इनपुट किसका नाम होता है? स्टैंडर्ड इनपुट किसका नाम है? कीबोर्ड का नाम है, कहा था मैंने आपसे। तो कीबोर्ड के इस बफर का नाम याद रखिएगा, सी लैंग्वेज ने रखा है stdin। कीबोर्ड के इस बफर का नाम रखा गया है stdin। तो अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कोई प्रॉब्लम ना दे, ढंग से तीनों इनपुट स्कैन करे, तो फिर हमें इस प्रोग्राम को लिखते वक्त scanf %c के पहले यूज करना पड़ेगा सी लैंग्वेज का फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज flush parenthesis on, and within parenthesis will be passing stdin। राइट, अगर मैं आपसे कहता हूं ये लाइन से क्या हो रहा है, ये लाइन से क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे वी आर फोर्सिंग सी टू क्लियर द इनपुट बफर, टू क्लियर द इनपुट बफर।
और जब बफर क्लीन होगा तो आप मानते हैं स्कैनफ प्रोग्राम को पॉज करेगा? ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अब जो आपको दिख रहा है इसके बाद प्रोग्राम का आउटपुट कैसा आएगा? अभी पता चल जाएगा आपको कितना क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। समझाइए, मैं शुरू करता हूं, आप बताना अब ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले एज लेगा, यस और नो? यूजर एज देगा, या बफर भी ड्रॉ कर रहा हूं मैं साइड में ताकि आप समझते चलें। तो यूजर ने दिया 3 4 और एंटर, तो बफर में 3 4 और एंटर गया। ये आपका एसटीडी इन बफर है मान लीजिए, करेक्ट। ये वाला जो 34 है ये आपके वेरिएबल में आ गया, वेरिएबल एज में। ठीक है, बैकस्लैश n रह गया, रह गया। ठीक, इसके बाद स्क्रीन पे आया एंटर योर जेंडर, लेकिन इससे पहले कि स्कैनफ चल पाता बीच में आ गया एफ फ्लश। क्या करेगा ये एफ फ्लश? बफर क्लीन कर देगा। बफर क्लीन होने के बाद आप मानते हैं ऐसा दिखेगा, क्लीन हो जाएगा ना बफर। ठीक, तो प्रोग्राम वेट करेगा कि यूजर अपना जेंडर दे। राइट, अब मान लीजिए यूजर मेल है, मान लीजिए यूजर मेल है, कितनी कीज प्रेस करेगा? 2 कीज प्रेस करेगा। क्या क्या 2 कीज? क्या क्या 2 कीज? एक जेंडर और एक एंटर, है ना? तो उसने प्रेस करा एम और एंटर। बफर में एम और एंटर दोनों गए, गए। पहला जो स्कैनअप लगा है %c का, क्या स्कैन करेगा? एम करेगा, क्योंकि आप एक पुरानी बात याद कीजिए तो आपको ध्यान आएगा %c एक कैरेक्टर स्कैन करता है कि मल्टीपल कैरेक्टर स्कैन करता है? सिर्फ एक। आप याद कीजिए अपन ने इनपुट में डाला था भोपाल, तो %c ने सिर्फ बी पढ़ा था। याद है आपको आस्की लैंग्वेज, आस्की कोड्स वाला चैप्टर याद है? आस्की कोड्स के वक्त ये बात हुई थी डिस्कस। वही चीज आज होगी। बफर में एम और एंटर दोनों हैं, बट %c वाला स्कैन है सिर्फ एम को पहचानेगा, तो वो जेंडर में एम डाल देगा, डाल देगा। अब बताइए बफर के अंदर बैकस्लैश n रह गया, रह गया। अब आगे आप बताइए, आप खुद समझदार हैं, क्या होगा? क्या होगा आगे? मैरिटल स्टेटस वाला स्कैनफ नहीं चलेगा, मानते हैं? मैरिटल स्टेटस वाला स्कैनफ नहीं चलेगा। अब वो करेगा जो अभी तक जेंडर वाला स्कैनफ कर रहा था, यानी अब मैरिटल स्टेटस वाला स्कैनफ बैकस्लैश n को स्कैन कर लेगा, कर लेगा ना? समझ रहे हैं? सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। वेरी गुड। एक बार फिर से प्रोग्रामर को लिखना पड़ेगा एफ फ्लश std in, राइट? तो अब आप मुझे बताइए हमें कितनी बार एफ फ्लश लिखना पड़ता है? कितनी बार एफ फ्लश लिखना पड़ता है एक प्रोग्राम में? जितने स्कैन है उतनी बार। मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूं बेटा, मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप बोलेंगे जितने %c के स्कैन है फर्स्ट स्कैनएफ के बाद हैं उतने लगेंगे एफ फ्लश। जितने %c के स्कैन है फर्स्ट स्कैनएफ के बाद हैं उतने लगेंगे एफ फ्लश। तो जरा बताइए, मैंने 5 स्कैनएफ लिखे, 5 स्कैनएफ लिखे, पांचों %c के स्कैनएफ हैं, तो एफ फ्लश कितने आएंगे? 4 आएंगे। अच्छा, आप सोच के जवाब देना, सोच के जवाब दीजिएगा। मैंने 5 स्कैनएफ लिखे %c वाले, अलग अलग एक एक लाइन पे, एफ फ्लश एक भी नहीं लगाया, एक बार भी एफ फ्लश कॉल नहीं करा, तो टोटल कितने इनपुट्स यूजर दे पाएगा? गलत। यूजर दे पाएगा 3 इनपुट। बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हैं, यूजर दे पाएगा 3 इनपुट्स। कैसे? पहला वाला जो %c का स्कैनएफ है वो एक कैरेक्टर स्कैन करेगा, एंटर को छोड़ देगा, एंटर दूसरे वाले स्कैनएफ के लिए इनपुट बन जाएगा। फिर तीसरे वाले स्कैनएफ पे प्रोग्राम रुकेगा, हाँ के ना? रुकेगा। वो एक कैरेक्टर लेगा,
एंटर चौथे वाले स्कैनफ में चला जाएगा और फिर पांचवें स्कैनफ पे प्रोग्राम रुककर एक कैरेक्टर लेगा। तो यूजर से लेने कितने कैरेक्टर थे? 5। लेने 5 थे लेकिन ले पाएंगे सिर्फ 3। अगर नहीं लगाया स्कैनफ के पहले एफ फ्लश। समझ आ रहा है? आगे बढ़ूं? ठीक, अब लौटते हैं अपने प्रैक्टिकल पे और वो जो गलत कोड है उसे सुधारते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक एफ फ्लश लगा रहा हूं बस, और यहां लिख रहा हूं std in, दैट्स इट। देखिए प्रोग्राम कैसे काम करेगा। प्रोग्राम रन हुआ, मैंने एज दी। अब गौर करिए, जेंडर के लिए वेट कर रहा है। क्यों वेट कर रहा है बता सकते हैं? क्यों वेट कर रहा है बता सकते हैं आप? अभी तक नहीं कर रहा था, अब वेट क्यों करने लगा? वेरी गुड, वेट इसलिए कर रहा है क्योंकि बफर क्लीन हो चुका है। वेट इसलिए करा जा रहा है क्योंकि बफर क्लीन हो चुका है, राइट? अब मान लीजिए मैंने जेंडर टाइप करा एम, ठीक, एंटर स्ट्राइक करा। चेक करिए ध्यान से, स्क्रीन बड़ी कर रहा हूं मैं, चेक करिए ध्यान से, आपको दिखेगा मैरिटल स्टेटस के बाद प्रोग्राम पॉज हुआ ही नहीं और सीधे अपना प्रिंट शुरू कर दिया, योर एज इज 32, योर जेंडर इज एम एंड सो ऑन। कितने इनपुट लिए प्रोग्राम ने? कितने इनपुट लिए प्रोग्राम ने? एज अ यूजर आपसे सिर्फ 2 ही इनपुट ले पाया। तीसरा बैकस्लैश n से काम चला लिया उसने, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से हमसे तीनों इनपुट्स लेने चाहिए थे। क्लियर है? अब सॉल्यूशन देखिए, इस स्टेटस के पहले एक और लगना चाहिए एफ फ्लश। std in। अब चलाइए तो प्रोग्राम बकायदा तीनों इनपुट्स वैसे ही लेगा जैसे पहली बार में हमें लग रहा था कि इसे लेना चाहिए। नोटिस करिए, कोई अलग से बैकस्लैश n नहीं आ रहा, पूरा आउटपुट एक रो पे प्रिंट हो रहा है और तीनों इनपुट प्रॉपर लिए गए। आया समझ? आया। अब है एक और प्रॉब्लम, और मजेदार बात यह है कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको पता है। बस ये आपको आज पहली बार पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन आपको पता था वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, और मजेदार बात यह है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पहले से पता है। ठीक, ये आपको आज पता लगेगा कि जो सॉल्यूशन आपको बताया गया था वो इस प्रॉब्लम का था। समझ रहे हैं? तो वैक्सीन आपको लग चुकी है, पता आपको आज चलेगा कि इस बीमारी की वैक्सीन थी वो। बताता हूं, अभी आपको याद दिलाता हूं मैं। अभी बताइए, इस कोड में क्या हम एक स्कैनफ से तीनों इनपुट ले सकते हैं? ले सकते हैं ना? जरूरी नहीं है कि हम 3 स्कैनफ लगाएं। अब जब मैं आपको एक स्कैनफ से 3 इनपुट्स लेने की बात करा रहा था, आप पहले सीख चुके हैं मल्टीपल इनपुट एक स्कैनफ में कैसे लेते हैं। तो कुछ बोला था मैंने आपको कि अगर स्कैनफ में मल्टीपल स्पेसिफायर लगाएं तो 2 स्पेसिफायर के बीच में ऐसा करें। ऐसा करेंगे तो आगे चलकर एक प्रॉब्लम आएगी जो आपके कोड को नहीं फेस करनी पड़ेगी। कुछ कुछ बातें हुई थी, याद आ रहा है कुछ? वेरी गुड, स्पेस मैंने बोला था आपको। मतलब अगर आप एक ही स्कैनफ में इन तीनों इनपुट्स को लेते हैं तो सोचिए एफ फ्लश आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। एफ फ्लश कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। एफ फ्लश सेकेंड वाले स्कैनफ के पहले चलेगा, बट आप तो एक ही स्कैनफ में तीनों इनपुट्स लेंगे। तो सरप्राइजिंगली एफ फ्लश वाला काम स्पेस से भी होता है। सरप्राइजिंगली एफ फ्लश वाला काम स्पेस से भी होता है। दैट मीन्स आप अगर 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में स्पेस देंगे तो एज के बाद जो एंटर है स्पेस उसे खींच लेगी, स्पेस उसे बफर से एक्सट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन अगर आप स्पेस नहीं देंगे स्कैनफ में तो एंटर जो एज के बाद दिया जाएगा वो चला जाएगा जेंडर के अंदर। कुछ आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? प्रैक्टिकल दिखाऊं? मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, है ना?
सीधे प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। देखिए ध्यान से, अब हम आज से 15-20 दिन पहले जब स्कैनएफ सीख रहे थे उस वाले एग्जाम्पल पे आ रहा हूं मैं। तो मान लीजिए मैंने यूजर से बोला एंटर योर एज कॉमा जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस। ये अपन ने यूजर से कहा, ठीक, और वो नहीं करा जो मैंने आपसे करने को कहा है, यानी कि स्पेस नहीं दी अपन ने। ठीक है, स्कैनएफ में आकर मैंने लिखा %d बिना गैप के %c बिना गैप के %c, एड्रेस ऑफ एज, एड्रेस ऑफ जेन, एड्रेस ऑफ एसटी, और इन सब को हटा दिया। ठीक है, अब बताइए, अगर आप रिकॉल कर सकें तो जो स्कैनएफ इस समय आपको दिख रहा है, ये वाला स्कैनएफ, मैंने आपको ऐसा स्कैनएफ लिखने के लिए मना करा था, याद है आपको? ये वाला स्कैनएफ लिखने के लिए मैंने मना करा था ना, लेकिन उस वक्त समझाया नहीं था मैंने आपको कि मैं आपको मना क्यों कर रहा हूं। अब आज आपको समझ में आएगा। देखिए, कोड को मैं रन करता हूं, देखिए कैसे बिहेव करेगा कोड। मैंने एज दी 32, एंटर। अब बताइए एज अ यूजर मुझे क्या लग रहा है, क्या देना चाहिए मुझे? अब एज अ यूजर मुझे अब लग रहा है कि मुझे जेंडर देना चाहिए। सही बात है ना? सही कह रहा हूं? एज अ यूजर अब जेंडर ही देना चाहिए ना अपन को। तो मैंने एम टाइप करा, मेल का एम टाइप करा। अब प्रोग्राम को मुझसे तीसरा इनपुट भी लेना चाहिए, प्रोग्राम को मुझसे तीसरा इनपुट लेना चाहिए। देखिए नहीं लिया प्रोग्राम ने। ठीक है, एक बार फिर देखिए, स्क्रीन एनलार्ज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। 32 दिया मैंने, अब मैंने जेंडर के लिए एम दिया है, और जैसे ही एंटर स्ट्राइक करूंगा, ये सोच करके मैं अगली लाइन पे मैरिटल स्टेटस देता हूं, प्रोग्राम ने मेरा इनपुट ही लेना बंद कर दिया। और मुझे आप समझाइए स्टेटस में एम कैसे आ गया? बताइए, मैरिटल स्टेटस में एम कैसे पहुंच गया? हमने तो एम जेंडर में डाला था ना, वो मैरिटल स्टेटस में कैसे पहुंच गया? बिल्कुल, क्योंकि एज के बाद जो एंटर है वो चला गया जेंडर में, और उस एंटर के बाद जो आपने एम डाला वो एम चला गया मैरिटल स्टेटस में। हो गया सब ऊट पटांग। जो जेंडर था वो स्टेटस बन गया, जो एंटर था वो जेंडर बन गया, कुछ का कुछ हो गया, सिर्फ आपकी लापरवाही के कारण, मेरी लापरवाही के कारण एज अ प्रोग्रामर, कि अपन लोगों ने स्पेस नहीं दी। राइट, अब आप स्पेस देकर देखिए ये सेम प्रोग्राम कितने अच्छे और प्रॉपर तरीके से इनपुट लेगा। यहां ये सबको स्पेस से सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, तो स्पेस एक स्पेशल काम करती है सी में, और वो स्पेशल काम है बफर को क्लीन करना। आप देखिए ये एम जेंडर में ही जाएगा, एन मैरिटल स्टेटस में ही जाएगा। समझ आया? इसलिए आपको मैंने उस दिन बोला था अपनी आदत डाल लीजिए कि आप मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमेशा यूज करें स्पेस। तो फिर यूजर को भी कॉमा देना पड़ेगा कुंदन, फिर यूजर एंटर नहीं दे पाएगा। यूजर को भी कॉमा ही देना पड़ेगा, फिर यूजर एंटर नहीं दे सकता। हुआ क्लियर? चलें आगे। और आज एक और चीज पता लगी होगी आपको, आज आपको प्रोग्रामिंग के बारे में एक और चीज पता लगी होगी कि हर चीज प्रोग्रामिंग में डे 1 पे नहीं पता चलती है। सही है ना? पहले ही दिन जो होगा जरूरी नहीं है 100% आपको समझ आ जाए, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है प्रोग्रामिंग में। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है, पुरानी चीजें जो अनक्लियर थी वो धीरे धीरे क्लियर होती हैं। जैसे अभी भी नहीं पता ना मेन के आगे वॉइड क्यों लिखते हैं, ये भी एक पेंडिंग चल रहा है, वो क्लियर होगा आपका फंक्शन चैप्टर में। इसलिए प्रोग्रामिंग बहुत पेशेंस का काम है, बहुत पेशेंटली सुना करिए और बस उसको दिमाग में रखा करिए, और वक्त आने पर वो डाउट जरूर क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़े अब।
कैलाश फंक्शन में टाइम है, अभी लूप आएगा, इफ एल्स बस खत्म होने वाला है 2 लेक्चर में, स्विच और टर्नरी ऑपरेटर पे, फिर लूप, फिर एरे, फिर फंक्शन आएगा। ठीक है, शैल आई प्रोसीड, आगे बढ़ूं? चलिए, तो अब इस प्रोग्राम का प्रॉपर डिजाइन ले लेते हैं। अब हमें कोड बनाना है जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था। ये सब तो इनपुट की बात हो गई। अपना काम क्या था? खाली एज जेंडर लेकर दिखाना? नहीं, अपना काम था एज और जेंडर और मैरिटल स्टेटस के बेस पर यह बताना कि यूजर को इंश्योरेंस मिल रही है कि नहीं। यही था ना कोड? तो अब कोड कर लेते हैं। ये आपका इनपुट वाला काम पूरा हुआ। ठीक, अब आप कंडीशंस पढ़िए और मुझे बताइए इंश्योरेंस मिलने की पहली कंडीशन क्या थी? कंपनी इंश्योरेंस देने के लिए पहली कंडीशन क्या रख रही थी? वेरी गुड, यूजर का मैरिड होना। और याद रखिएगा, हमें लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगाने, याद है ना? गुड। तो बताइए कैसे चेक करें यूजर मैरिड है कि नहीं? कैसे चेक करें यूजर मैरिड है कि नहीं? प्रोग्रामिंग में कंडीशन बताइए। कंडीशन बताओ चंद्रकांत, इनपुट तो ले लिया मैंने, आगे तो बताओ अब। वेरी गुड, आप चेक करेंगे इफ एस टी डबल इक्वल टू वाई, यही है ना कंडीशन? अगर स्टेटस में वाई है तो आप लिख देंगे प्रिंटफ इंश्योरेंस गिवन। ठीक, अब आ जाइए एल्स पार्ट में। ठीक, अब बताइए अगर यूजर मैरिड नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगी? मिल सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मेल हो और 35 से ज्यादा हो, या फीमेल हो और 30 से ज्यादा हो। करेक्ट? तो आप सबसे पहले चेक करेंगे एल्स में आकर इफ में चेक करेंगे जेन एम है क्या? बताइए इस इफ के ट्रू होने का क्या मतलब? इस इफ के ट्रू होने का क्या मतलब? इतना टाइम? वेरी गुड, इस इफ के ट्रू होने का मतलब कि यूजर मेल है। अगर मेल है तो इंश्योरेंस मिल जाएगी? गारंटी नहीं है। मेल होने के साथ साथ एज 35 से ज्यादा होनी चाहिए। तो अंदर एक और इस इफ में लिखेंगे एज ग्रेटर देन 35, राइट? इसके अंदर एक प्रिंटफ जिसमें कहेंगे इंश्योरेंस गिवन। ठीक, अब बताइए ये एज वाले इफ के फॉल्स होने का क्या मतलब? एज वाले इफ के फॉल्स होने का क्या मतलब? वेरी गुड, एज 35 से कम है तो इंश्योरेंस मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेल है और 35 से कम ईयर है, तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो एल्स में आकर प्रिंटफ इंश्योरेंस नॉट गिवन। ठीक है, फिर ये इफ क्लोज। अब बताइए इस जेंडर के फॉल्स होने का क्या मतलब निकालें? अगर ये जेंडर वाली कंडीशन फॉल्स है मतलब फीमेल है। फीमेल है कैलाश, मान लिया अपन ने, ये तो दोबारा इफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यूजर को जेंडर में 2 ही ऑप्शन दिए हैं, एम और एफ। तो हम ये मान रहे हैं कि अगर एम नहीं है तो एफ ही होगा, राइट? हालांकि आप चाहें तो इफ लगाकर चेक कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल ये मानकर चल रहा हूं कि यूजर ने इतना मेरी बात को माना होगा कि जेंडर में एम और एफ के अलावा कुछ नहीं दिया होगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो।
ठीक है, तो हम इसको इफ लगा सकते हैं यहाँ पर, बट मैं जेंडर ना चेक करके अब एज चेक कर रहा हूं। अगर एज ग्रेटर देन 30 है तो यहाँ आ जाएगा प्रिंट एफ इंश्योरेंस गिवन, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आएगा एल्स प्रिंट एफ इंश्योरेंस नॉट गिवन। बताइए क्लियर हो रहा है पूरा फ्लो? ये है आपके असाइनमेंट का सॉल्यूशन। ऐसे ही करा था आपने? हो गया? चलिए, तो ये हमारा इफ एल्स कंप्लीट। ट्यूसडे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्विच। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। कौन सी कंडीशन कैलाश बताओ, कौन सी कंडीशन चेक करनी थी? मतलब जेंडर चेक हो तो रहा है? ये जेंडर चेक कर तो रहे अपन, जेंडर डबल इक्वल टू एम से। हाँ मैंने बोला उसके लिए कैलाश, मैंने ये बोला कि हमने इनपुट में यूजर से दो ही चीजें तो मांगी है, एम और एफ। तो अगर एम नहीं है तो एफ ही होगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यूजर इतना ओबीडियंट है, राइट, इतना आज्ञाकारी है कि एम और एफ के अलावा कुछ नहीं देगा। हालांकि ये एजम्पशन जरूरी नहीं है कि हमेशा सच हो सकता है वो एम एफ के अलावा जेड दे दे, तो मेरा प्रोग्राम जेड को भी फीमेल मानकर चलेगा। ठीक है, कर सकते हैं अपन इसको, इस एल्स को एल्सिफ बना सकते हैं। ठीक, चलिए, तो दिस इज पेज नंबर 1। पेज नंबर 2, हो गया? पेज नंबर 3, 4, पेज 5। क्लियर? आइए ट्यूसडे लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए बाय बाय, टेक केयर।